हेलो दोस्तों, मैं मनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स पे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट्स में जाइए। वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी पॉलिटी एमसीक्यूज के नाम से, वहाँ आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आने वाले सभी पार्ट्स भी आप इसी प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको हिंदी लैंग्वेज में भी इन सभी क्वेश्चंस का अनुवाद करके बताया जाएगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इन लेक्चर्स का इक्वल बेनिफिट ले सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसको जाना जाता है आरटीई एक्ट 2009 के नाम से, डेट वाज इनेक्टेड इन 2010, प्रोवाइड्स फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था, जो कि इनेक्ट किया गया था, जो कि फोर्स में आया था 2010 में, तो ये किस एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान करता है ये आरटीई एक्ट 2009। और यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये इनेक्ट कब हुआ था, ये फोर्स में कब आया था। तो ये फोर्स में आया था 2010 में। और इसको हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें भी जोड़ दिया गया था आर्टिकल 21A में। और ये राइट आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन या राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जोड़ा गया था और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर भी इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली। किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा की मांग रखी सबसे पहली बार। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 में। 1935 में रखी गई थी यह डिमांड। और इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। भारत का जो संविधान बनेगा वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना बनेगा। और यह बात अलग है कि हमारे संविधान को अलग अलग देशों के संविधान से मिला के बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। निम्न में से कौन सी एक हस्ती है जो कि संविधान सभा का मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए गए हैं के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर महात्मा गांधी। यहाँ पे बहुत ही आसान है इसका आंसर, ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कभी भी नहीं हुए थे। बस एक बार इन्होंने 1924 में कांग्रेस सेशन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि हुआ था बेलगाम में। बेलगाम पड़ता है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। और बेलगाम के ऊपर विवाद भी है महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के बीच में कि यह हिस्सा किस राज्य के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना ये कभी भी संविधान सभा की किसी भी पद को इन्होंने नहीं संभाला। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल्स कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। निम्न में से कौन से ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं, चौथा पांचवा शेड्यूल या फिर शेड्यूल जिसको हम अनुसूची बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जो कि भारत के अंदर शेड्यूल्ड एरिया या फिर ट्राइबल एरिया के लिए विशेष एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान करती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। ये जो पांचवा और छठा शेड्यूल है इसके अंदर विशेष प्रावधान किए गए हैं शेड्यूल एरिया और शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जो हमारा छठा शेड्यूल है यानी जो हमारी छठी अनुसूची है, इसके अंदर 4 राज्यों के लिए और विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसको आपको याद रखना है एटीएम और एक और एम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए हमारे छठे शेड्यूल के अंदर विशेषकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शन ऑफ द। भारत का चुनाव आयोग निम्न में से किसके एक इलेक्शन से संबंधित नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराता है इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी कराता है, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन, राज्यों के अंदर जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज है उनको नहीं कराता। इनका इलेक्शन कराने का जो दायित्व है वो है राज्यों के इलेक्शन कमीशन पे, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट्स। उस राज्य का जो भी इलेक्शन कमीशन होगा
वो इन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन कराएगा। लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा की, यानी कि एमएलए के इलेक्शन की, और जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं यानी कि एमपी के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो ये सभी हमारे कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गवर्नर ऑफ स्टेट? निम्न में से कौन सा एक कथन गवर्नर के बारे में गलत है? पहला ऑप्शन में है, गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसोल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर किसी भी राज्य की विधानसभा को डिसोल्व कर सकता है और जब भी वह चाहे उसको समन भी कर सकता है, यानी प्रस्तुत होने के लिए अपने समक्ष बोल सकता है। अगला, ही नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे ये चीज गलत हो गई। जो गवर्नर होता है वह 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के करता है, यानी विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के 1/6 मेंबर्स को उस राज्य का गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन भी है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अब अगली है, ही इज रेस्पॉन्सिबल टू सेट अप स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ कमीशन इन द स्टेट लेजिस्लेशन। जो राज्य की फाइनेंस कमीशन बनती है उसको, उसकी जो रिपोर्ट है उसको पेश करता है विधानसभा के अंदर, ये बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वालिफिकेशन नीडेड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? निम्न में से कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए? पहली दी गई है, द पर्सन शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। वह व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट के, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए 5 साल के लिए। द पर्सन शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट। वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना चाहिए। द पर्सन शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की यानी हमारे राष्ट्रपति की राय में वह पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्वालिफिकेशन चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। पहली बात कि वो एक भारत का सिटीजन हो। अगली चीज कि 5 साल तक वो किसी हाई कोर्ट के जज में हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया हो उन्होंने। और तीसरी कि उन्होंने किसी हाई कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट के रूप में काम किया हो 10 साल के लिए। जज एज ए जज काम किया हो 5 साल, और एज ए एडवोकेट काम किया हो या फिर 10 साल। और अगली चीज है, ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की राय में वह एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? निम्न में से किसके पास पावर है कि वह किसी भी केस को भारत के अंदर कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दी गई है आर्टिकल 139A के द्वारा। और कोई भी केस कहीं पे भी पेंडिंग हो किसी भी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है कहीं पे भी। और अगर कोई केस बहुत ज़्यादा समय से लंबित पड़ा हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट? जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत का जन्म कहाँ से, किस देश से हुआ है? अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और बाद में पता लगता है कि यह फैसला गलत था, तो बाद में इस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। इसी चीज को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। इसके साथ साथ एक और इसमें इवोल्यूशन आया है। मान लीजिए किसी राज्य ने या फिर केंद्र सरकार ने कोई लॉ पास किया और बाद में पता लगता है कि यह जो लॉ था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के खिलाफ जा रहा है, यानी संविधान के जो सिद्धांत है उनके विपरीत ये लॉ बनाया गया है। तो इस चीज को भी हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, और इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, और इसके सिद्धांत को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब यह सिद्धांत कहाँ से उत्पन्न हुआ था? यह उत्पन्न हुआ था और यूएसए से। तो ऑप्शन सी, यूएसए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक फेमस केस हुआ था मलबरी वर्सेस मेडिसन 1803 में। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जज हुए हैं जॉन मार्शल, इनका जिक्र आपने कई जगह सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इन्होंने इस सिद्धांत को, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था स्टेट सूची से, यानी कि राज्य सूची से निम्न में से कौन कौन से सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी 5 सब्जेक्ट उस समय पे ये ट्रांसफर किए गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। कौन कौन से थे ये? एजुकेशन, फॉरेस्ट,
वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो ये सभी इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 5 सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं। इन सभी को राज्य सूची से ट्रांसफर करके समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। अब इस 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हु कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जो कि राज्य सूची के अंदर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 सूचियां हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। अब यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल यूनियन के पास है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के पास है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट डाले गए हैं जो कि समय समय पर डिसाइड होते हैं कि इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, लेकिन सुप्रीम पावर यहाँ पे पार्लियामेंट ही है। अगर किसी भी टॉपिक पे विवाद होता है कि इस पे कानून मतलब स्पष्ट नहीं होता कि इस पे कानून कौन बनाएगा, तो वहां पे सुप्रीम पावर है पार्लियामेंट। तो यहाँ पे यही एक चीज पूछी गई है कि मान लीजिए हमने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर एग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन साइन की, उसके बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है वहां पे कानून बनाता, वहां ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करता है हमारी यूनियन यानी कि केंद्र सरकार। तो इस समय पे केंद्र सरकार के पास यह पावर आ जाती है कि वह इस सब्जेक्ट जो कि उस अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावित कर रहा हो, तो उस सब्जेक्ट पे भी यूनियन कानून बना सकता है चाहे वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दी पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि वह स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी ये हस्तक्षेप कर सके। अब यहाँ पे आर्टिकल 248 से लेकर आर्टिकल 252 तक आपको याद रखना है। इन सभी आर्टिकल्स के अंदर ये सभी चीजें ही लिखी हुई हैं कि किस किस तरीके से यूनियन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन, हु बिकम empowered टू मेक लॉ व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट। मान लीजिए किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस समय उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वह उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। इवन प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होगी इस समय पे, अध्यादेश लाने की। ठीक है, तो अध्यादेश प्रेसिडेंट ला सकता है, लेकिन बाद में 6 महीने के अंदर अंदर जब उस राज्य के अंदर सरकार बनेगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर इस अध्यादेश को पास कराना जरूरी होगा, नहीं तो यह अध्यादेश नल एंड वॉइड हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप। पहली अंतरराज्यीय परिषद किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1990 में। अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सच ए काउंसिल वाज सेटअप इन 1990। अब आर्टिकल 263 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वह इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित कर सकता है, और इस काउंसिल का काम होता है कि जो भी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉमन मतलब कॉमन बेनिफिट, उनके कॉमन बेनिफिट के लिए या फिर एक तरीके से उनको कॉमनली प्रभावित कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट और उनके ऊपर अपनी राय दे। तो इस काउंसिल का यही काम होता है, ऐसे मामलों पर राय देना। तो इसको सबसे पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। अगला क्वेश्चन, हु इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट ए जीएसटी काउंसिल। एक जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट यानी कि स्थापित करने का की पावर किसके पास है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के पास। और ये पावर मिलती है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 279 के ए से। अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल की मिलती थी 263 से, और जीएसटी काउंसिल की मिलेगी 279 के ए से। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल। भारत के अंदर 5 जोनल काउंसिल है। अब इनका चेयरमैन कौन होता है। इनका चेयरमैन होता है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री। अब ये 5 जोनल काउंसिल होते हैं। अब इनके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये हर साल रोटेट होते हैं, और किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर को इनको बनाया जा सकता है। जैसे कि वाइल ईच, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वाइल ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय रोटेटिंग होल्डिंग ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। यानी कि हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को भी मौका मिलता है इसका वाइस प्रेसिडेंट बनने का, और ये रोटेशन बेस पे होता है, हर साल ये चेंज होता है, लेकिन इसके प्रेसिडेंट बने रहेंगे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है।
ऑप्शन में दिया हुआ है पब्लिक, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब ये चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा, जो चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जब एक नई लोकसभा बनती है, मान लीजिए जैसे पीछे अभी 2019 में नई लोकसभा बनी थी, अब इस जो ये मेंबर चुन के आएंगे इस लोकसभा के, वो सभी मेंबर आपस में वोट करेंगे और अपने में से एक को लोकसभा का चेयरमैन चुन लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो पार्टी यहाँ पे मेजोरिटी में होगी उसी से ये लोकसभा का चेयरमैन चुना जाएगा, क्योंकि ये सिंपल वोट, सिंपल एक तरीके से सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा के चेयरमैन को चुना जाता है। अब यहाँ पे बीजेपी के पास जैसे कि प्रेजेंट में मेजोरिटी है पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर भी बीजेपी से ही आएगा। अगला क्वेश्चन, विच शेड्यूल वाज एडिड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान के अंदर थी 8 अनुसूचियां, यानी कि 8 शेड्यूल, और पहले ही संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे एक शेड्यूल को जोड़ दिया गया था, यानी कि इनकी संख्या 9 हो गई थी। तो ये था हमारा 9वां शेड्यूल, यानी कि 9वीं अनुसूची। अब इसको जोड़ा क्यों गया था, क्योंकि उससे पहले होता था भारत के अंदर अंग्रेजों के समय पे जमींदारी सिस्टम, और आर्टिकल 31 द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार रखा गया था। बाद में जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी इनसे लैंड लेने की, क्योंकि जमीन सुधार करने थे, जो कि पहले से एक्सप्लोइटेटिव नीति चलती आ रही थी ब्रिटिशर्स की, उसको बंद करना था। लेकिन जमींदार इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके कि ये प्रॉपर्टी रखना हमारा मौलिक अधिकार है, वो लैंड नहीं छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये 9th शेड्यूल लेके आई। अब 9th शेड्यूल एक तरीके से है ब्लैक होल टाइप। इसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट को डाल दीजिए, उसके ऊपर फिर कोई भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको पीछे बताया कि कोई भी चीज़ अगर कानून के खिलाफ जा रही है, लो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकते हैं या देखने के लिए कि वह वैध है या नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू से बच जाती है जो भी सब्जेक्ट आप 9 शेड्यूल में डालते हैं। तो इस लैंड रिफॉर्म्स के कानूनों को केंद्र सरकार ने 9 शेड्यूल बनाया और उसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद केंद्र सरकार के पास सहूलियत हो गई कि वह जमींदारों से लैंड ले सके। अगला क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 101वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि आया था 2006 में, और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, 8 सितंबर 2016 को, और इंप्लीमेंट हुआ था 8 सितंबर 2016 को ही। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्लासिफाइड। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार की होती हैं हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस कीपिंग कमेटी, या फिर जिसको हम सर्विस कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अब ये चीज़ ये तो काफ़ी मुश्किल है, पीसीएस लेवल या फिर आईएएस लेवल के एग्जाम में ये सब चीज़ डीप में पूछी जा सकती है कि ऑप्शन दे देंगे आपको, निम्न में से कोई सी भी कोई 3 कमेटी उठा के देंगे ऑप्शन में, और चौथी कोई कमेटी ऐसी रख देंगे जो इनमें से नहीं है। अब बता देंगे कि निम्न में से कौन कौन सी है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का प्रकार होती है। लेकिन अगर आप बात करें छोटे लेवल के एग्जाम जैसे कि एसएससी या फिर एचएसएससी, तो यहाँ पे केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये आपको याद रखना है 6 प्रकार की। और अगर आप कोई पीसीएस या फिर आईएएस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको 6 प्रकार भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन्वॉल्व द लार्जेस्ट बेंच टिल डेट कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक सबसे बड़ी बेंच किस केस में बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी केशवानंदा भारती केस के अंदर। अब केशवानंदा भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 में, और यहाँ पे 13 जजों की बेंच बनी थी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है हमारे देश के अंदर, क्योंकि इसमें एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सरकार जो भी अमेंडमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इस प्रकार करे कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। जैसे कि हमारे संविधान को बोला गया है सोवन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये हमारे संविधान का बेसिक ढांचा है जो कि प्रीएम्बल से आता है। अब इसमें से कोई केंद्र सरकार या फिर जो भी सरकार कोई राज्य की सरकार है जो भी मतलब एक तरीके से पावर रखती है कानून बनाने की, वो कानून इस तरीके से बनाए कि ये जो हमारे संविधान का मौलिक ढांचा है ये प्रभावित ना हो। तो केशवानंदा भारती केस में ये जजमेंट आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसको हम बोलते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत।
और इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट बैच बनी थी वो बनी थी गोलकनाथ केस में 1976 में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। केशवानंदा भारती केस किस साल हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, और इसी दिन सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है 1973 में। और इसके बाद ये भी पूछा सकता है कि गोलकनाथ केस ये कब हुआ था, और ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बैच किस केस में बनी थी, और इसकी संख्या कितनी थी जजों की उस समय पे? 13 जज की एक बैच बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, हुज अप्रूवल नीडेड फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल? निम्न में से किसका अप्रूवल चाहिए कहीं पे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। किसी एक हाउस से, लोकसभा या फिर राज्यसभा से काम नहीं चलेगा, दोनों हाउस में इस प्रेसिडेंट रूल के प्रस्ताव को पास कराना होगा, तभी उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम? निम्न में से कौन सा वह पहला राज्य था जहां पे पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया? अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन कानून 1992 में, जहां पे पंचायती राज को कानूनी वैधता दी गई थी। अभी 1992 में दी गई थी कानूनी वैधता, यानी कि कुछ राज्य, जो राज्य अपने यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम रखना चाहते थे वो फ्री थे, वो राज्यों के पास मतलब उसकी एक तरीके से फ्रीडम थी। लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये एक तरीके से कंपलसरी कर दिया गया कि 3 टायर पंचायती सिस्टम भारत के अंदर होगा ही। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन जो था 1992 में ही, इसके द्वारा म्यूनसिपैलिटीज का प्रावधान किया गया था। तो इन दो म्यूनसिपैलिटीज पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इनको एक तरीके से कानूनी वैधता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको डाल दिया गया। तो अब वॉलंटरी नहीं था, पहले ये चीज वॉलंटरी थी, कोई राज्य अगर चाहे तो अपने यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकता है, और उनके ऊपर था कि वो कितने टायर का पंचायती राज सिस्टम मतलब वहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, 3 टायर या 2 टायर या 4 टायर, उस राज्य के ऊपर था। ये इसके ऊपर कानून बनाने की जो पावर थी वो उन राज्यों के ऊपर थी। तो सबसे पहला राज्य इस समय बना था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में सबसे पहली पंचायत स्टैब्लिश की गई थी। और अगर मैंने आपको बताया कि इस समय हमारे यहाँ पे 3 टायर यानी 3 लेवल का पंचायती राज सिस्टम है, और ये तीन लेवल कौन कौन से है? सबसे निचला लेवल होता है ग्राम पंचायत, जिसको हम बोलते हैं विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम? एक कमेटी ऐसी भी बनी थी जिसने यह बोला था कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टायर पंचायती राज सिस्टम से। तो इस कमेटी का नाम पूछा गया है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने ये चीज बोली थी। अब इन्होंने बोला था कि केवल पंचायती राज के अंदर 2 लेवल होने चाहिए। 2 लेवल कौन कौन से होने चाहिए? एक तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और दूसरा होना चाहिए मंडल पंचायत, जो कि होगी विलेज लेवल पे, और उन विलेजेस में जहाँ की पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच में हो। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस? निम्न में से किसके पास पावर है कि वह किसी पंचायत या फिर किसी पंचायत के ऑफिस ऑफ चेयरमैन के अंदर रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर सके बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी पंचायत के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान करने की पावर किसके पास है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा उस राज्य की विधान सभा के पास। ये केंद्र के पास, ये मैटर केंद्र के पास नहीं है, यूनियन के पास नहीं है। यहाँ पे राज्यों को छूट दी गई है कि अपने अपने राज्यों में वो कितना % रिजर्वेशन पंचायत में रख सकते हैं, और ये हर जगह पे अलग अलग है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी बोला गया था कि 1/3 रिजर्वेशन किया जाए वुमेन्स के लिए, और इसमें SC ST के कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया था। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग है, मतलब पूरे इंडिया में ये चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टेट, उन राज्यों की विधानसभाओं के पास ये पावर है कि वो अपने राज्य में कितना रिजर्वेशन पंचायत के अंदर रखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? किसके पास पावर है कि वह फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर सके अपने राज्यों में पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वित्तीय पोजीशंस को देखने के लिए? तो ये पावर दी गई है उस राज्य के गवर्नर के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने केवल इतना किया कि उन्होंने एक तरीके से संविधान के अंदर संशोधन करके इनको कानूनी वैधता दे दी 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके। लेकिन इनके ऊपर जो इंप्लीमेंट करने की पावर्स है कि कितना रिजर्वेशन होगा, कितना उनको फंड दिया जाएगा, कैसे उनको उनका मतलब ये जो 3 टायर का जो सिस्टम है ये तो यूनिफॉर्म रहेगा पूरे देश के अंदर, क्योंकि इसमें 73वें संविधान संशोधन में ये चीज़ बोल दी गई है। लेकिन इसके अलावा कि कितना फंड जाएगा
और किस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरीके से उनमें रिजर्वेशन रखा जाएगा, ये पावर आज भी स्टेट्स के पास ही है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा उस राज्य के गवर्नर के पास ये पावर होगी कि वह उस राज्य के पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए वहाँ पे एक फाइनेंस कमीशन बना सके। तो दोस्तों ये था एंड इस वीडियो लेक्चर का। पार्ट 3 लेकर आपसे जल्दी ही मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी पीडीएफ इस चैनल पर मिल जाए, और इससे पहले भी जो पीडीएफ हमने अपलोड की है पुराने लेक्चर्स की, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो जल्दी मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।